हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 में सामाजिक अध्ययन को लेकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक। अब आपने क्लास 12 की हिस्ट्री, जो भी बच्चों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कि हिस्ट्री की बुक जब हम पढ़ते हैं तो 3 भाग में बुक दी हुई है, जिसमें प्रथम भाग में हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वहीं पर हम मिडिवल हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, और थर्ड पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। वहीं पर बीपीएससी हिस्ट्री की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दिया है, जिसकी शुरुआत जो है 1914 से लेकर 1947 तक। बहुत सी बुक में ये डेटा थोड़ा सा चेंज है, यानी कि आप मोस्टली जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो 1857 की क्रांति को माना जाता है, उसके बाद गांधी युग से प्रारंभ करते हैं और इसकी शुरुआत होती है 1914 से, जब प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और से लेकर के पूरा 1947 तक, यानी जब हम सी राजगोपालाचारी के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, उसके बाद से इस पद को हटा दिया जाता है, वायसराय के पद को हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 1947 के बाद से लेकर के अंतिम मंत्रिमंडल का गठन होना, किस मंत्री को कौन सा पदभार मिला, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम मंत्री कौन बना था अंतिम कांग्रेस मंत्रिमंडल की अगर बात करें, जो मंत्रिमंडल बना था जिसके लिए चुनाव हुए थे, प्रांतों के चुनाव हुए थे, उसमें तो जगजीवन राम को मिला था। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है कि सबसे अधिक एक ही पद पर सर्वाधिक समय तक बनी रहने वाली मंत्री कौन थी, तो अमृता कुमारी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री थी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हम वीडियो को से स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बात कि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं तो पहला चैप्टर एक जो हमें बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिलता है वो है यात्रियों के नजरिए। ध्यान रखिएगा, यात्रियों के नजरिए। अब यात्रियों के नजरिए में यहाँ पर क्यों चर्चा की गई है, क्योंकि जब हम यात्रियों के नजरिए चैप्टर को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में, तो हम इसमें 3 लोगों के बारे में बहुत ही आराम से पढ़ते हैं, जिसमें एक जो व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं वो थे अल बिरूनी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में। अल बिरूनी। दूसरा इब्न बतूता, ठीक, इब्न बतूता। और तीसरा जो पढ़ते हैं वो है बर्नियर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे तो हम इसमें 5 से 6 यात्रियों के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन स्पेशली 3 के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो हैं फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर, यानी इन 3 लोगों का जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसके बारे में दिया हुआ है। अब फ्रांसवा बर्नियर जो है, एल बेरूनी जो है, इब्न बतूता, इनकी पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है। तो अल बेरूनी की किताब के बारे में जो पढ़ते हैं वो है किताब उल हिंद। इब्न बतूता की है रहला। और फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछी जाती है, क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर जो हैं वो एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात ही आए हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी पुस्तकें इन लोगों ने लिखी हुई हैं वो पुस्तकें वो मोस्टली यात्रा वृत्तांत जो है वो एक पूरे तरीके के, मतलब मुगल पीरियड्स को, और कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम एल बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय जो भारत का आगमन, क्योंकि 11वीं शताब्दी में भारत आया था और इसका प्रवृत्ति जो थी वो यात्रा करने की प्रवृत्ति से आया था। और यहाँ पर वो चूंकि महमूद गजनी बताते हैं कि गजनी का था, नहीं, महमूद गजनबी ने 1017 में
जब इसके साम्राज्य पर वहाँ पर ख़ारिज़म पर जब हमला किया तो वहाँ से गजनी ने क्या किया, बहुत जो इम्पोर्टेंट कवि, लेखक, संरक्षक थे उनको अपने साथ दास बनाकर ले गया था। तो वो एल्बेरुनी जो था वो दास बनकर उनके साथ कहाँ आया था। और जब हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो हम ये पता करते हैं, ये हम पढ़ते हैं कि एल्बेरुनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम अब इसी में हम जो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तंबाकू का ये सदी है, तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक डिटेल एनसीईआरटी के में दिया हुआ है कि यह पौधा जो है सबसे पहले दक्कन पहुंचा, वहां से 17वीं सदी की शुरुआत वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। यानी तंबाकू का जो पौधा था वो उत्तर भारत 17वीं सदी में आया था। आईने अकबरी, देखिए आईने अकबरी उत्तर भारत की फसलों की जो सूची तैयार करता है उसमें तंबाकू का जिक्र नहीं करता है। यानी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया। आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी में किसी भी प्रकार के तंबाकू और इस तरीके की किसी भी प्रकार के पौधे के बारे में सूची नहीं मिलती है। उसके जाटों ने, उसके दासों ने, यहाँ थोड़ा प्रिंट में गलत हो गई है, उसके दासों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा। और आपको पता है कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक तंबाकू का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से, उसके उत्पादन से लेकर उसके उपयोग तक उसका विवरण पूरी तरीके से देखने को मिलता है। यानी जिसकी शुरुआत 17वीं सदी के शुरुआतों में देखने को, वो बिल्कुल अंतिम वर्षों तक आते आते लोग उत्पादन और उपयोग दोनों करने लगे थे। तो तंबाकू का प्रसार कहाँ से मिलता है, कैसे हुआ, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, दक्कन के क्षेत्रों में, उसके बाद उत्तर भारत में 17वीं सदी में यानी प्रारंभ में आया। और आईने अकबरी जो अबुल फजल की पुस्तक है, आईने अकबरी के बारे में जब जो भी विवरण देखने को मिलता है उसमें किसी भी प्रकार के इस प्रकार के पौधे यानी तंबाकू के पौधे का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। और इसके बाद जो अकबर का जो शासन आया और उसके दासों ने सबसे पहली बार 1604 में तंबाकू देखा था। यानी देखा जाए तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी इसका उत्पादन के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसके अंतिम वर्षों तक आते आते लोग इसके उत्पादन, उसका विवरण और उसका उपयोग तीनों चीजें करने लगे थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे है क्वेश्चन, जीन्स ए कामिल क्या होता था। तो सर्वोत्तम फसलों को जीन्स ए कामिल में शामिल किया जाता था। अब जैसे कपास और गन्ने की फसलों को सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी और इनको जीन्स ए कामिल में शामिल किया जाए। तो आपसे कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आपने एनसीईआरटी के बीपीएससी में पेपर में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलान वाले में होते हैं। तो जीन्स ए कामिल क्या था, तो सर्वोत्तम फसलों को जीन्स ए कामिल में शामिल किया जाता था। और इसको जीन्स ए कामिल को हम शामिल से भी याद कर सकते हैं कि सर्वोत्तम फसलों को, और उस समय स्पेशली कपास और गन्ने की बहुत अच्छा उत्पादन होता था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता था और लोगों के द्वारा उपयोग की जो मात्रा थी वो ज्यादा होती थी। चूंकि निर्यात भी होता था इसलिए इनको सर्वोत्तम फसल में माना जाता था। और जो भी फसलें सर्वोत्तम फसल में आती थी उन्हें जीन्स ए कामिल कहा जाता था या इसके अंतर्गत माना जाता था। आगे है क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसकी पुस्तक है। यहाँ पर मैंने अभी जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पर बता दिया था ये बर्नियर की पुस्तक है। यानी ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर जो है ये पुस्तक किसकी पुस्तक है, तो बर्नियर की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो है जैसे हम जो इब्न बतूता और एल्बेरुनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जो पढ़ते हैं वो सबसे पहले जो है हम किताब उल हिंद के बारे में पढ़ते हैं जो एल्बेरुनी की ही पुस्तक थी जो 11वीं शताब्दी में आया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ये इन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो इब्न बतूता की रहला पुस्तक, ध्यान रखिएगा, रहला, कभी कभी रिहला आता है और कभी कभी रहला आता है। ध्यान रखिएगा, ये इब्न बतूता की पुस्तक है और ये कब आया था भारत, तो ये 14वीं शताब्दी में आया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे महत्वपूर्ण न्यायाधीश का पद, काजी के पद पर नियुक्त किया गया था और ये चीन में भी काजी के पद पर भी रहा था। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता। और उसके यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में जो विवरण देखने को मिलता है उससे भारत की एक छवि प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि ये जो यात्रा वृत्तांत जो लोग लिखते थे या जो जब ये लोग अपने देश लौट कर जाते थे, जैसे एल्बेरुनी जब अपने देश को लौट कर, हालांकि वो 70 वर्ष तक यहीं भारत में रहा था, और जो इब्न बतूता जब रहला की उसको कैसे लिखने का अवसर मिला, तो जब वो अपने देश वापस लौटा तो वहाँ के राजा ने ही, वहाँ के शासक ने ही उसे अपने यात्रा वृत्तांत को प्रसार करने का मौका दिया था, अवसर दिया था, और तब उसने भारत की स्थिति के बारे में जो वर्णन किया है। हालांकि जब भी हम किसी पुस्तक या किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं तो हम उस समय की
मनोदशा के बारे में भी चित्रण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के अंडर में रहकर कोई पुस्तक या कोई यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं या उसका विवरण करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, तो आप उस शासक की क्या कर सकते हैं, बुराई नहीं कर सकते। हालांकि हम मुगल पीरियड में बहुत से ऐसे कवि के बारे में देखते हैं जो मुगल शासक थे, अगर वो अच्छा ढंग से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, या बहुत से ऐसे शासक के बारे में हम पढ़ते हैं जो पूरी तरीके से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके बारे में, वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं के बारे में हमें जानकारी उनके विवरण से ही मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत से शासकों को बिना इस बात के डर के, कुछ कवि ने बहुत ही डिटेल में राजा के बारे में लिखा होगा और कुछ ने राजा के पक्ष को ध्यान में रखते हुए कि हम वो राजा हैं, हमें उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिख सकते हैं, को ध्यान में लिखा हुआ है। तो यानी तरह तरह की यात्रा वृत्तांत, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के राजा की मनोदशा के बारे में, राजा के विवरण के बारे में और उसकी प्रजा के मनोदशा के बारे में अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ध्यान रखिएगा, ये बर्नियर की है। ठीक। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? मैंने बताया था ये अबुल फजल की पुस्तक है। ध्यान, आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? तो अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वीं से 17वीं शताब्दी में भूमि विहीन कृषकों को क्या कहा जाता था? बलाहार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बलाहार कहा जाता था भूमिहीन कृषकों को। अब इसके बारे में, या जब हम इसके बारे में भी कहाँ से जानकारी मिली, तो हमने आपको पहले बताया था कि जब हम लास्ट में फ्रांसवा बर्नियर के बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में, बर्नियर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बर्नियर जो है सिर्फ यात्रा वृत्तांत के बारे के संबंध में प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि जब वो भारत में आया था, ध्यान रखिएगा, तो वो एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार था, और कई लोगों की तरह वो मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। ध्यान रखिएगा, वह 1656 से, ध्यान रखिएगा, 1656 से 1668 तक, 1656 से लेकर 1668 तक, ध्यान रखिएगा, भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी इसने कार्य किया था। ध्यान रखिएगा, बर्नियर के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में एक विशिष्ट चिकित्सक, क्यों? क्योंकि ये मुगल पीरियड्स में आया था और शाहजहां के, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र जो था दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में आया, और इसने, ध्यान रखिएगा, एक वैज्ञानिक के रूप में, देखिए, उसने उसको ठीक भी किया और एक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भी उभरा था। यही कारण था कि जब ये अपने देश को गया तो इसके वहां के शासक ने इसको अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखने का, उसको वर्णन करने का मौका, अवसर दिया था। ध्यान रखिएगा, तो यहीं पर उन्होंने भूमि विहीन कृषकों के लिए जो एक शब्द बताया था वो बलाहार बताया था, ध्यान रखा था, और बताया था कि 17वीं शताब्दी में जो कृषक थे उनकी स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय स्थिति के बारे में चित्रण किया है। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा रीज़न था कि राजकीय भूमि, यानी राजा पर भूमि का अधिकार, मतलब भूमि पर राजाओं का अधिकार होने की वजह से कृषकों की स्थिति इतनी बदतर थी कि उनको एक सूखी रोटी भी अपने खाने को नहीं मिल पाती थी। ऐसा वर्णन हमें 17वीं शताब्दी में उनके विवरण से देखने को मिलता है। तो देखिए, ये 4 से 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को या वीडियो को बड़ा नहीं करना है, बल्कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और अगर आपने पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप रियलाइज कर रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।